अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितने मेथड हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आमतौर पे तो हम कहते हैं कि दो मेथड हैं, लेकिन क्योंकि एक फार्मूला भी है तो इसलिए उसको तीन मेथड में शामिल किया जाता है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन मेथड हैं उसको सॉल्व करने के। पहला मेथड क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन होती है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए उसकी फैक्टराइजेशन कैसे की, उसके फैक्टर कैसे बनाए जा सकते हैं। फिर दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए उसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे किया जाता है। और थर्ड है जो कि कंप्लीट स्क्वायर से ही हम उसको कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उस फार्मूले से रिलेटेड हम इक्वेशन कैसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो फार्मूला यूज़ करते हैं। ये तीन मेथड हैं हमारे पास, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर और फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। तो फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर काफ़ी क्वेश्चन भी किए हुए हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। अब सबसे पहले मैं फैक्टर बनाने के बारे में कोई भी अपनी तरफ से इक्वेशन लूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि फैक्टराइजेशन कैसे की जा सकती है। फैक्टराइजेशन कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर सीखी हुई है। किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें, ये और बात है वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म थी, क्वाड्रेटिक टर्म को कंप्लीट स्क्वायर करना था, लेकिन आप फैक्टराइजेशन करनी थी, सीख चुके हैं, लेकिन उसके फिर एग्जैक्ट आंसर हमने नहीं निकाले थे क्योंकि वो इक्वेशन में नहीं थे। तो यहाँ पे हम मेथड को यूज करेंगे। सपोज हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। मैंने अपनी तरफ से सपोज कर दिया, कोई भी इक्वेशन लिखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसके फैक्टर कैसे बनाए जा सकते हैं। बड़े आसान है, फैक्टर बनाना बहुत आसान है इसका। अब सबसे पहले फैक्टर बनाने के लिए आप लोगों को एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे देखना होगा और कांस्टेंट टर्म को देखना होगा। ये काम आप रफ में कर सकते हैं, जिनको मेथड आता है वो तो इजीली वैसे कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता वो अपना रफ में देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनको कर दें आपस में मल्टीप्लाई। क्या कर दें, उनको कर दें मल्टीप्लाई। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है, यानी 1 लिखेंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, या आपके पास प्लस 6 है प्लस 6। अब यहाँ पे आपके पास आंसर आता है 6x स्क्वायर। बच्चे जाइए क्या कैसे किए, एक्स स्क्वायर और 6 को आपस में क्या किए, हमने मल्टीप्लाई किए, रिजल्ट आ गया 6x स्क्वायर। अब करना क्या है, फैक्टर किसके बनाने हैं और कैसे बनाने हैं। याद रखना हमेशा हम जो टर्म को ब्रेक करते हैं वो हमारी दरमियान वाली टर्म होती है, हमारी लीनियर जो टर्म होती है उसको हम ब्रेक करना होता है। याद रखना किसको ब्रेक करना होता है, लीनियर टर्म को ब्रेक करना होता है। अब लीनियर टर्म को ब्रेक कैसे करते हैं, लीनियर टर्म को ब्रेक करने का तरीका ये है कि अगर दो फैक्टर का मतलब 2, वो जो दो बनाने हैं, वो जो फैक्टर बनाने हैं, जो दो पार्ट्स बनाने हैं, जो दो हिस्से बनाने हैं, इसके दो टुकड़े बनाने हैं, जो भी आप कह सकते हैं, इस तरीके से बनाने हैं कि अगर उनको प्लस करें या माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें तो आपके पास दोबारा वही चीज बन जाए। मतलब फर्ज कर लें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसा कि ये मेरे पास पॉइंटर है, मेरे पास पॉइंटर है, ये समझ लें कि लीनियर टर्म है, मेरे पास लीनियर टर्म है। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने ब्रेक कर लिया। अब मैं ब्रेक इस तरीके से करता हूँ कि मैं इसको ना ब्रेक कर दिया, ये इसके दो पार्ट्स बन गए, एक पार्ट ये बन गए, एक पार्ट ये बने, छोटा है बड़ा है ये डिपेंड नहीं करता, दो पार्ट्स बन गए। अब मैंने ब्रेक इसको इस तरीके से करना था, इस तरीके से ब्रेक करना था कि दोबारा इनको मैं जोड़ूं, यानी प्लस करूं माइनस करूं, जोड़ते हैं प्लस या माइनस से, दोबारा इनको जोड़ूं तो यही पॉइंटर सेम वैसे बने जैसे इसकी पहली स्पेसिफिकेशन थी, जैसे ये पहले था, देखो बन गए। मैंने इसके इस तरह फैक्टर करने, अब इस लीनियर टर्म के भी ऐसे ही फैक्टर करने हैं कि वो दोनों प्लस करने से या माइनस करने से एग्जैक्ट वही चीज हासिल हो। और दूसरी कंडीशन ये है, ये जो मैंने किया फिर इसका क्या पहले, दूसरी कंडीशन ये है वो जो मैंने
फैक्टर बनाए हैं दो, वो फैक्टर इस तरीके से बनाए, उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, लफ्ज मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है ये आना चाहिए। मतलब मैं अगर -5x है तो इसके अगर मैं -2x और -3x, ये दो फैक्टर हैं मेरे पास, अगर ये मैं दो बना लेता हूँ -2x और -3x, आप इनको प्लस करते हैं। देखिए मैं रफ में आगे थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ, -2x -3x इज इक्वल टू कितना होगा, -2 -3 -5x। देखिए ब्रेक जिसको किया था वही आ गया, दोबारा वही आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इन दो में दो जो फैक्टर हैं मेरे पास, ये मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 3 6 हो जाएगा, x पे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, तो देखिए ये x स्क्वायर भी बन गया। इसका मतलब मैंने अभी जो दो बातें कहा था, मैंने दो बातें की थी। मैंने कहा था ब्रेक इस क्वाड्रेटिक लीनियर टर्म को ऐसे करना है कि प्लस करें या माइनस करें उनके फैक्टर्स को, दोबारा वही लीनियर टर्म हो, और अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये प्रोडक्ट हासिल हो जो मैंने क्वाड्रेटिक टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके हासिल किया था, इस तरीके से। इसका मतलब है ये मेरे दो फैक्टर ठीक हैं, इसके अलावा भी इसके फैक्टर बन सकते थे, इसके अलावा इसके फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन वो मैंने बनाया नहीं, ठीक है। और भी बन सकते थे, पॉसिबल है, बन सकता है, लेकिन वो ये भी बन सकता था। फिर उनमें से उसका प्लस माइनस में गलती आ सकती थी, फैक्टर तो इसके और हो सकते हैं, इसके फैक्टर और हो सकते हैं, -5x भी हो सकता है, x भी हो सकता है, +5x भी हो सकता है, -x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, x भी हो सकता है। इस तरीके से फैक्टर्स तो हो सकते हैं, लेकिन कभी वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, कभी वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, कभी वो प्लस माइनस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, कभी वो मल्टीप्लिकेशन कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं था। अब मैं जो फैक्टर मैंने बनाए थे x स्क्वायर, अब मैंने इस टर्म की जगह पे उसके फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर क्या थे, -2x -3x, ये इस टर्म की जगह पे उसके फैक्टर जो बनाए हैं, बोलना नहीं है, वो फैक्टर है। अब +6 इज इक्वल टू 0, देखिए -2x -3x आपका -5x आ गया। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके अंदर भी किसी केस में चेंजिंग नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब बारी ये होती है फैक्टराइजेशन जब आप कर लेते हैं, वहाँ पे आप बात आ जाती है कॉमन लेने की। अब कॉमन डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक टर्म के भी थे, दो टर्म के भी थे, 3 टर्म के भी थे, 4 टर्म के भी थे, तो 5 टर्म के भी थे, हमने 9th क्लास के अंदर हमने पढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से उनको कॉमन लिया जा सकता है। हर टर्म हर मतलब के क्वेश्चन का फिर वो डिफरेंट स्टेप था, डिफरेंट मेथड था। अब यहाँ पे हम इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इस जब 4 टर्म दी हो तो उनमें से हम जब 4 टर्म दी हो तो उनमें से कॉमन लेने का एक ही मेथड बच जाता है कि दो टर्म को अलग अलग कॉमन लें। अगर वो चारों के अंदर कॉमन नहीं आ रहा, चारों के अंदर कॉमन नहीं है, तो फिर क्या, फिर देखें क्या दो के अंदर है, अगर दो के अंदर है तो उनको कॉमन ले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 2 टर्म्स के अंदर x कॉमन आ रहा है, मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा x -2। अब यहाँ से तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, यानी 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे 3 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे x माइनस 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे फिर याद रखना, अगर फैक्टर कॉमन लेते हुए ये और ये दोनों आपस में सेम नहीं है, इनके साइन सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन में या कॉमन लेने में कहीं ना कहीं गड़बड़ की, तो फिर क्वेश्चन वाला फिर आपने रिव्यू करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ ये सेम है, इसलिए ये आपका ठीक है। अब ये सेम है तो इन 2 टर्म बन गई हैं, अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब ये 2 टर्म बन गए, इन 2 टर्म में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, x -2 मेरे पास कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x
और यहाँ से बचेगा -3 इक्वल टू 0। आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब मजीद अगर आप इसको आगे करना चाहें, यानी नाइन्थ क्लास के अंदर जो हमने काम किया था वो हमने यहाँ तक किया था, क्योंकि वो सारी इक्वेशन नहीं थी। याद रखिए, इक्वेशन नहीं थी, जस्ट हमारे पास टर्म्स थी, यानी ये इक्वेशन नहीं थी, टर्म थी। उसको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे रुक जाते थे, हम कहते थे ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन 10th क्लास में थोड़ा सा उसे मॉडिफाइड कर देंगे, इक्वेशन की फॉर्म में दी है। अब उस इक्वेशन को लिखना कैसे है, अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ x -2 इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर को भी 0 के बराबर पुट कर दिया, इस फैक्टर को भी मैं 0 के बराबर पुट कर दूंगा अलग अलग, -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अब एक चीज देख सकते हैं, आपके पास आंसर आ सकता है। मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। ये तो आंसर है आपके पास, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों आंसर है, ये आंसर है, ये भी आंसर है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखूंगा। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखूंगा, 2, 3। ये मेरे पास दो आंसर है। याद रखो, लीनियर इक्वेशन होती थी, उसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती थी, तो आंसर 1 आता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है, तो उसके जो आंसर आएंगे वो भी 2 आएंगे। अब आगे हम जब बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे, फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे, 4 आंसर भी आएंगे, 3 एक्सरसाइज का आंसर भी आएंगे, क्योंकि वो रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। पावर 4 होगी, फिर उनको पहले हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, फिर उनको सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे। बात तो बाद की बात है, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके आंसर 2 होते हैं। तो ये था हमारे पास कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना, किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइज कैसे किया जा सकता है।